सुप्रभात। मदर टेरेसा नोबल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस ऑनलाइन कक्षाओं के दरमियान कक्षा 10 की संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। तो निश्चित ही कक्षा 10 का पाठ्यक्रम का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो पहले हमें पूरा ज्ञान होना जरूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। हालांकि अभी लॉकडाउन के दरमियान आप घर पे अध्ययन कर रहे होंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो 100% समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसका हमें निश्चित ही फायदा लेना चाहिए। तो बात करते हैं क्या है आपके पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे बोर्ड परीक्षा में हमारा जो पेपर होता है वो 80 नंबर का विद्यार्थी होता है, ऐसा हम सब जानते हैं। जिसमें से विद्यार्थियों अपने संस्कृत की मैं बात करूं तो इसके जैसे समझिएगा 2 पार्टीशन हो जाएंगे। एक विद्यार्थी होगा आपके व्याकरण पार्ट और दूसरा विद्यार्थियों आपके हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। बहुत ज्यादा मायने रखता है व्याकरण पार्ट। व्याकरण पार्ट हमारे विद्यार्थियों 25 नंबर का है। व्याकरण पार्ट आपके 25 नंबर का है, और इसमें विद्यार्थियों एक और रचना कार्य की मैं बात करूं तो वो विद्यार्थियों आपके 18 नंबर का है। तो विद्यार्थियों 25 और 18 43 नंबर का मैटर ये हो गया। तो निश्चित ही विद्यार्थियों 80 में से 43 निकल जाएंगे। पाठ्य पुस्तक का कितना भार रहा है वो आप सब जानते हैं। तो हम लगभग ऐसा कहें तो शायद ठीक ही होगा, उचित ही होगा कि 50% से भी ज्यादा व्याकरण है हमारे विद्यार्थियों। अब व्याकरण में हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लें, उसके बाद विद्यार्थियों किसी टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, रचना कार्य में विद्यार्थियों जो टॉपिक्स है उनका अध्ययन तो हम फिलहाल यहां नहीं कर पाएंगे, लंबे टॉपिक हैं। तो व्याकरण में देखिएगा, व्याकरण का पहला टॉपिक विद्यार्थी हमारे है संधि, जो बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों आपके 4 नंबर की होती है। उसके बाद नंबर में 2 की विद्यार्थी बात करूं तो समास विद्यार्थी हमारे बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का होता है। नंबर 3 प्रत्यय विद्यार्थियों 4 नंबर का आता है। नंबर 4 वाच्य परिवर्तनम। तो वाच्य परिवर्तन विद्यार्थियों सिर्फ और सिर्फ लट लकार में ही हमारे सिलेबस में है, और यह आपके विद्यार्थी 3 नंबर का। 5 नंबर विद्यार्थी ले लीजिएगा कारक प्रकरणम। यह भी विद्यार्थियों आपके जो है 3 नंबर का। फिर ले लीजिए विद्यार्थियों नंबर 6 पे आ जाइएगा, घटिकाया चित्रम, यानी घड़ी का चित्र आता है विद्यार्थियों एग्जाम में बना हुआ, और उसमें जो है घड़ी के चित्र बने आते हैं। योगी पार्ट जो है 3 नंबर का है। घड़ी में जो समय है वो अंकों में समय लिखा हुआ है, उसको वापस समय संस्कृत शब्दों में लिखना होता है। बड़ा ही विद्यार्थियों इजी टॉपिक है, माफ कीजिएगा, ये 3 का नहीं, घड़ी का आपको जो है 2 का है। उसके बाद 7 नंबर टॉपिक में इधर ले लेता हूं विद्यार्थियों, अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि
संशोधनम। ये विद्यार्थियों आपके है जो है 3 नंबर का। एक टॉपिक और रह गया विद्यार्थियों 8वां, संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, कारक, घड़ी। अब विद्यार्थी रह गया अव्यय पदानी। अव्यय पदानी ये भी विद्यार्थियों आपके जो है वो 3 नंबर का है। तो कहने का मतलब है 2 टॉपिक संधि और प्रत्यय 4-4 मार्क्स के हैं विद्यार्थी, 4-4 नंबर के हैं। बाकी सारे टॉपिक 3-3 नंबर के, सिवाय एक विद्यार्थियों घड़ी को छोड़ करके, है ना। तो घड़ी की विद्यार्थी जो है ये 2 नंबर की होती है। तो हम अब चाहेंगे कि भी पहला टॉपिक हमारा जैसे संधि है, तो संधि की विद्यार्थी देखा जाए तो बहुत सारे पार्ट हैं, सारे पार्ट हमारे वो सिलेबस में भी नहीं है। तो कौन कौन से पार्ट सिलेबस में है उनका नामकरण पहले हम कर लें, नाम देख लें, और फिर विद्यार्थी इसके बारे में जो है अध्ययन करना चाहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम संधि विद्यार्थियों। अब बात करते हैं संधि की विद्यार्थियों। तो संधि आप सब जानते हैं विद्यार्थियों की 3 प्रकार की होती है, अच, हल और विसर्ग। अच संधि कौन सी है, हल कौन सी है, विसर्ग कौन सी है, भी हम बात डिटेल में करेंगे विद्यार्थियों। लेकिन संधि शब्द का पहले ये देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि शब्द का मूल अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं। क्योंकि संधि शब्द हम कई जगह सुनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कई जगह हमें संधि शब्द सुनने को मिलता है। क्या सब जगह इसकी एक ही डेफिनेशन है, एक ही परिभाषा है, इसकी एक ही अर्थ है? तो कहा जाए विद्यार्थियों तो मूल अर्थ तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से उसका विद्यार्थी जो है मिलन है या जुड़ना है। देखिएगा तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ में लिखूं, शाब्दिक अर्थ तो होगा मिलना या जुड़ना, मिलना या जुड़ना। और मिलकर के जुड़ करके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, यानी 2 से 1 होना, है ना। 2 से 1 होना जो है वो संधि कहलाता है विद्यार्थियों। संधि शब्द हमें अलग अलग जगहों पर सुनने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे विद्यार्थियों, सामाजिक वाले सर आते हैं पढ़ाने वाले, एसएसटी वाले, तो वे भी हमें कहते हैं कि एक शासक की दूसरे शासक के साथ में संधि हो गई। तो वहां संधि शब्द का जो अर्थ है वो है 2 शासक मिल करके एक हो गए। तो वहां भी विद्यार्थी संधि का अर्थ मिल करके एक होना अर्थात जुड़ना हो गया, जुड़ करके एक हो गए। विज्ञान के अध्यापक जी आते हैं, वे भी विद्यार्थियों में समझाते हैं, कहते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और उनकी आपस में संधि हो रखी है। जैसे देखिए विद्यार्थियों, मान लो मैं इस हाथ की बात करूं तो यहां पर एक पार्ट जो जॉइंट है, जिसे हम अंग्रेजी में वैसे जॉइंट ही कहते हैं विद्यार्थियों, तो ये 2 हड्डियां आपस में जहां मिली हुई है ना, या और बहुत सी हड्डियां विद्यार्थी कहीं से भी बात करें तो संधियां आपस में हड्डियां हैं जो मिली हुई विद्यार्थियों, तो देखा जाए तो उनमें भी विद्यार्थी एक प्रकार की संधि है, तो वो भी मिलकर के एक हो गई विद्यार्थियों। और जन्म जब बच्चा लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ज्यादा होती है और वो धीरे धीरे जो है जुड़ करके एक हो जाती है। अंतिम रूप से एक वयस्क आदमी में 206 हड्डियां होती है ऐसा माना जाता है विद्यार्थी, ऐसा कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे हम हमारे स्तर के विद्यार्थियों इस भाषा में। तो भाई सामाजिक में हमने कहा कि 2 राजा मिलकर के एक होते हैं। विज्ञान की बात करें तो विद्यार्थियों हड्डियां का बात कह दी, या कोई और जो भी है मिलकर के एक हो जाते हैं। विज्ञान की बात करें तो विद्यार्थियों, रसायन की बात करें तो रसायन मिलकर के एक हो जाते हैं विद्यार्थियों। अब हम बात करना चाहेंगे भाषा की, तो यहां भाषा में क्या जुड़ता है, तो भाषा में क्या होता है, न तो हड्डियां हैं न कोई राजा है विद्यार्थियों।
भाषा में होते हैं वर्ण, भाषा में होते हैं वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है ना विद्यार्थियों, वर्ण कहलाती है। ठीक है भाई। अब ये वर्ण कितने होते हैं, कहां से आए हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, तो थोड़ी उसके बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त कर लें, फिर आगे देखेंगे। तो विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा आपको सबको पता है कि पौराणिक भाषा है, बहुत पुराने जमाने की भाषा है, सबसे पहली भाषा है। संस्कृत भाषा को विद्यार्थियों सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो निश्चित ही संसार में सबसे पहले विद्यार्थियों जो भाषा जो आई है वो विद्यार्थी जो है संस्कृत भाषा ही आई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं विद्यार्थियों। तो ये भाषा के वर्ण कहां से आए, कैसे बनी विद्यार्थियों? तो ऐसा कहा जाता है कि कोई जमाने में एक महर्षि हुए। कौन हुए? महर्षि हुए विद्यार्थियों, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। और विद्यार्थियों कहते हैं कि पाणिनि जी ने सैकड़ों साल, कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार आदमी सैकड़ों साल जीता ही नहीं है, पर सैकड़ों साल क्या किया इन्होंने? तो सैकड़ों साल इन्होंने विद्यार्थियों क्या की? तपस्या की। सैकड़ों साल तपस्या की। किसकी की हुई? भगवान शंकर की। भगवान शंकर की इन्होंने सैकड़ों साल तपस्या की। आखिरकार भगवान प्रसन्न हुए, खुश हुए। मैं थोड़ा वापस यहां बताता हूं कि सैकड़ों साल विद्यार्थियों तपस्या की। अभी हमारे मन में प्रश्न तो निश्चित ही उठ रहा होगा कि भाई सैकड़ों साल आदमी जीते नहीं है, 100 साल, 105 साल, 110 साल, सीधा हमने तो कभी न सुना भी नहीं है। देखा तो 100% नहीं है, पर सुना भी नहीं है। तो ऐसा माना जाता है मनुस्मृति के अनुसार कि सतयुग, ये देखो आप 4 युग है, सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग, और अभी विद्या जो चल रहा है वो है कलयुग, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि सतयुग में मानव की उम्र सामान्यतः 400 साल हुआ करती थी। फिर वो सतयुग से जब त्रेता युग आया तो मानव की उम्र घटते 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 विद्यार्थी कहा जाता है कि 300 साल हो गई। फिर द्वापर युग आया तो वो फिर उम्र घटते घटते विद्यार्थी द्वापर युग में आते आते 200 साल हो गई। और फिर विद्यार्थियों जब कलयुग आया तो मानव की उम्र घटते घटते 100 साल पर पहुंच गई विद्यार्थियों। और ज्यों ज्यों कलयुग का समय बीतता जा रहा है विद्यार्थियों, और मानव की उम्र भी घटती जा रही है, न जाने कहां पर आके रुकेगी भैया, तो ईश्वर ही जाने। तो अब हमें इसको लेकर के थोड़ा लगता है कि शायद ऐसा भी हुआ होगा। तो 100 साल मानव की उम्र विद्यार्थी सामान्यतः कलयुग में हमने तो सुनी तो है काफी, और अभी भी लोग 100 साल के होते भी हैं, ऐसी बात नहीं होते हैं। चलिए हम वापस अपने यहाँ टॉपिक पर आ जाएं। तो भगवान शंकर की महर्षि पाणिनि ने सैकड़ों साल तपस्या की। आखिरकार भगवान शंकर प्रसन्न हुए, खुश हुए, और विद्यार्थियों उन्होंने अपना वाद्य यंत्र, क्या है उनके पास? डमरू। उन्होंने डमरू को बजाया। अब डमरू बजाया तो विद्यार्थी उस डमरू में से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकली। उस डमरू में से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकली। आज तो भैया हम डमरू बजाते हैं तो डम 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 इस प्रकार की ही आवाज आती है। अब उस दरमियान वो अलग अलग कैसे आई, वो भैया भगवान शंकर ही जाने। शायद ईश्वर की कोई लीला थी कि कुछ नया करना था, पाणिनि जी के द्वारा कुछ नया करवाना था, तो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के उसमें से आवाजें आई। कितनी बार डमरू बजाया? तो उन्होंने डमरू को बजाया विद्यार्थियों कहते हैं कि 14 बार। 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, और 14 बार उसमें से अलग अलग प्रकार की आवाजें आई। उन आवाजों को विद्यार्थियों महर्षि पाणिनि ने फीलिंग किया, महसूस किया, और विद्यार्थियों जमाने के हिसाब से जो उनके पास पेपर पन्ना था
उस पर उन्होंने उकेर दिया। मैं नहीं कहता हूं कि क्लासमेट की कॉपी हो रही होगी और हीरो पहन रहा होगा, जो भी उस जमाने के अनुसार था उन्होंने विद्यार्थियों उसको उस पर जो उकेर दिया, लिख दिया, और वहीं से विद्यार्थियों कहते हैं कि संस्कृत भाषा के वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है। तो 14 बार बजाने पर क्या क्या ध्वनियां आई और उस 14 बार बजाने पर जो वर्ण उत्पन्न हुए उन वर्णों को क्या नाम दिया गया। तो विद्यार्थियों 14 बार बजाने पर 14 बार अलग अलग प्रकार की ध्वनियां प्रकट हुई, और भगवान शंकर को आपको पता विद्यार्थी महेश भी कहा जाता है, भगवान महेश भी कहा जाता है। तो महेश के द्वारा दिया गया सूत्र विद्यार्थियों माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो वे कौन कौन सी ध्वनियां प्रकट हुई उनको थोड़ा हम जो है यहां लिख लें विद्यार्थियों, तो आपके थोड़ा ध्यान में रहेगा। फिर हम बात करेंगे जब हमारे पास में वर्ण उपलब्ध होंगे तो फिर वर्णों को जोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी, और वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया विद्यार्थियों संधि कहलाती है। तो मैं संधि तक पहुंचने के लिए पहले वर्णों की बात कर लेता हूं, फिर विद्यार्थी जो है हम संधि की बात करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां विद्यार्थियों माहेश्वर सूत्र किसके द्वारा दिया गया? भगवान शंकर के द्वारा दिया गया माहेश्वर सूत्र। कैसे प्रकट हुआ? भगवान शंकर की डमरू की आवाज से विद्यार्थियों माहेश्वर सूत्र। किसने लिखा? पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि ने। कितनी बार ये डमरू बजाया गया? 14 बार बजाया गया। और विद्यार्थी ध्वनियां क्या क्या प्रकट हुई तो सुनिए। पहली ध्वनि आई अ ई उ ण, दूसरी आई री ली का, तीसरी आई ए अंग, चौथी आई ऐ औ च। फिर विद्यार्थियों आगे आई ह य व र ट ल ण, य म ग ण न म। ये इसके स्पर्श हो जाएगा तो आपको लगे जैसे इसकी मात्रा है, ये इसका हलंत है। हय वर ट लण यम गण नम झ भ ञ, घ ढ ध श, ज ब ग ड द श। ये 6 नंबर, ये 7वीं बार बजे तब आवाज आई, ये 8वीं बार बजे तब आवाज आई, ये 9वीं बार बजे तब आवाज आई, और ये 10वीं बार बजे तब आवाज आई। अब 11 में क्या है विद्यार्थी? 11वीं बार आवाज आई ख फ छ ठ थ च ट त व। 12 में विद्यार्थियों आई क प य। 13वीं बार आवाज विद्यार्थियों श श स र, और विद्यार्थियों 14वीं बार में आवाज आई वो आई ह ल। तो इसे विद्यार्थियों माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ऐ उण रिलरी का ऐ अंग ऐ उच हय वर ट लण यम गण नम झभय घट दश जब गड दश खप चट त चट तव कपय शश शर हल। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई ये ऐसे याद भी कैसे हुआ होगा। तो विद्यार्थियों करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, तो अभ्यास करने पर तो याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। तो कहा जाता है कि भाई भगवान महेश के द्वारा दिया गया सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाया। और अब ये संस्कृत भाषा के वर्ण हमारे सामने सारे आ गए विद्यार्थियों। अब इन वर्णों को 2 भागों में विद्यार्थियों डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसमें से एक भाग विद्यार्थियों कहलाता है अच और एक कहलाता है हल। एक कहलाता है अच और एक कहलाता है हल। तो अच का मतलब होता है हम हिंदी में जिसे कहते हैं विद्यार्थियों स्वर, और हल का मतलब विद्यार्थियों जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन।
अब इन्हें अच क्यों कहा गया, इन्हें हल क्यों कहा गया? विद्यार्थियों, अच एक प्रत्याहार है, हल भी एक प्रत्याहार है। अब देख नया शब्द आ गया आपके सामने, प्रत्याहार। अब ये प्रत्याहार क्या बला है? अच हल तो समझ में आया, इन्हें प्रत्याहार नया शब्द आ गया। विद्यार्थियों, प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का समूह। वर्णों का समूह प्रत्याहार कहलाता है। कहां से बनाया गया वर्णों का समूह? इस मैसूर सूत्र में विद्यार्थियों वर्णों का बनाया गया ग्रुप एक विद्यार्थियों प्रत्याहार कहलाता है। तो क्या हम मन मर्जी से कहीं से भी उठा करके इसको ग्रुप बना करके प्रत्याहार नाम दे सकते हैं? नहीं विद्यार्थियों, शिक्षाविदों के द्वारा, है ना, पाणिनि जी के द्वारा और अन्य कुछ शिक्षाविदों के द्वारा विद्यार्थियों प्रत्याहार निश्चित बनाए गए हैं। अब कुछ लोग प्रत्याहार 42 मानते हैं, कुछ लोग 43 मानते हैं, कुछ विद्यार्थी जो वो 44 मानते हैं। विद्यार्थियों सबके द्वारा मान्य तो 42 तो है ही है, लेकिन विद्यार्थी 43 और 44 प्रत्याहार को में बनते हैं। तो 2 प्रत्याहार तो ये हो गए। इसके अलावा विद्यार्थियों यदि मैं 40 मानूंगा, 42 मानूंगा तो 40 और है, 44 मानूंगा विद्यार्थियों 42 प्रत्याहार और है, कुल वैसे 44 है। ठीक है ना। अलग अलग शिक्षाविदों के द्वारा अलग अलग प्रत्याहारों की संख्या दी गई विद्यार्थी। अब मैं आगे चाहूंगा कि ये प्रत्याहार बनाते कैसे हैं। तो देखिए सुनिए विद्यार्थियों, अच का मतलब सूत्र का पहला ही पहला वर्ण और ये विद्यार्थी सूत्र का अंतिम वर्ण यानी ये च, अर्थात अ से स्टार्ट करके हमें जाना है और जहां विद्यार्थियों च आए वहां हमें फुल स्टॉप लगा देना है, वहां रुक जाना है। और इन अ और च के बीच के वर्ण विद्यार्थियों अच वर्ण कहलाते हैं। आप भी देख रहे होंगे विद्यार्थियों कि अब कुछ एक मन में ये भी आ रहा होगा कि यार ये अ ई उ के बाद में फिर री ऐसा कुछ शब्द होता है, स्वर तो मानते, लेकिन ये सीधा ण कहां से आ गया? विद्यार्थियों ये जो अंतिम जो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है ये आपको एज अंग्रेजी में कहते विद्यार्थियों फुल स्टॉप के लिए है ना। ये अंतिम वर्ण को साथ में नहीं गिना जाता है। इसमें सिर्फ हम 3 वर्णों की ही गणना करेंगे। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। इस सूत्र का ये फुल स्टॉप, इस सूत्र का ये अंतिम वर्ण, इस सूत्र का ये अंतिम वर्ण, इस सूत्र का ये अंतिम वर्ण, इस प्रकार सब में विद्यार्थी अंतिम वर्ण है। तो अंतिम वर्ण को हमें साथ में गिनने का प्रयास नहीं करना, गिनना भी नहीं, गिना जाता भी नहीं विद्यार्थियों। तो अब जो है अ से लेके च तक के वर्ण विद्यार्थी अच अच बोले तो इनको विद्यार्थी हम स्वर कहते हैं। उसके बाद में बात आती है विद्यार्थियों हल की। तो अ से लेकर के ल तक के वर्ण विद्यार्थियों हल प्रत्याहार में बांधा गया है, इसलिए इन्हें हल कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें विद्यार्थियों सारे के सारे हमारे व्यंजन है विद्यार्थियों। तो अब ये जो है 2 प्रकार के वर्ण हो गए, एक तो हो गए अच और एक हो गए हल। इसी प्रकार और भी प्रत्याहार है विद्यार्थी, जैसे मैं बात करूं अ से लेके क तक की तो अक प्रत्याहार बनता है। हमें आवश्यकता पड़ेगी विद्यार्थियों, आगे हम संधि पढ़ेंगे तब अक बनता है, इक बनता है, यण बनता है ना। दुनिया भर के विद्यार्थी प्रत्याहार और बनते हैं। तो जो है हम आगे बात करते रहेंगे। जश प्रत्याहार बनता है ना, यम प्रत्याहार बनता है। तो हम सारे प्रत्याहार हमें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो जो आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको विद्यार्थी बताता रहूंगा। तो ये तो हो गया आपके मैसूर सूत्र। तो आपको पता पड़ गया होगा विद्यार्थी, ध्यान में आ गया होगा कि संस्कृत भाषा में, है ना, वर्णों की उत्पत्ति कहां से हुई। संस्कृत भाषा में वर्णों की उत्पत्ति, है ना, तो किससे हुई? मैसूर सूत्र से। मैसूर सूत्र कहां से आया? भगवान शंकर के डमरू की आवाज से विद्यार्थियों। इसको किसने लिखा, किसने महसूस किया, किसने सुना? पाणिनि जी ने लिखा विद्यार्थियों। ठीक है। इसमें कितने प्रकार के वर्ण हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? अच और हल विद्यार्थियों। अब जब हमारे पास में विद्यार्थियों वर्ण है तो फिर भाषा का निर्माण करने में कोई समस्या नहीं। वर्णों को हम जोड़ेंगे और वर्णों को जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों कोई एक नया सार्थक शब्द बनता जाएगा और नया सार्थक शब्दों से विद्यार्थी हम वाक्य बनाते जाएंगे। वाक्यों से विद्यार्थी जो है बड़ा पैराग्राफ करते करते विद्यार्थी जो है बड़ी बुक भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और संस्कृत भाषा में ये वर्ण कहां से उत्पन्न हुए विद्यार्थियों? तो मैसूर सूत्र से उत्पन्न हुए। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे तो वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि जुड़ने या मिलने की प्रक्रिया विद्यार्थियों संधि कहलाती है ना। वर्णों के मिलने या जुड़ने की प्रक्रिया संधि कहलाती है। मैं इसको रफ कर रहा हूं विद्यार्थियों, और हम देखते हैं आगे किस प्रकार से। अब हमारे सामने बात आती है कि भाई संधि किसे कहते हैं, डेफिनेशन तो इसकी होती है विद्यार्थियों। तो इसकी जो संस्कृत में जो विद्यार्थी परिभाषा दी गई है वो सुनिएगा। तो लिखिएगा संधि की परिभाषा। संधि ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं विद्यार्थियों। संधि की परिभाषा, और वो संस्कृत विद्यार्थी दी गई है परह सन्निकर्षः संहिता। परह सन्निकर्षः संहिता। अब परह का मतलब विद्यार्थी परस्पर, परस्पर का मतलब विद्यार्थियों आपस में। किसका आपस में? यहां बात वर्णों की करें तो वर्ण ही जुड़ेंगे आपस में, तो आपस में है ना, परस्पर आपस में। सन्निकर्ष, दो विद्यार्थियों अलग अलग है, सम और निकर्ष। यहां निकर्ष का मतलब विद्यार्थियों अत्यधिक निकटता। निकर्ष का निकटता होता है विद्यार्थियों, नजदीकी है ना, निकटता। और सम उपसर्ग लेने से इसका अर्थ निकलेगा अत्यधिक निकटता, है ना। परस्पर या आपस में अत्यधिक निकटता को संहिता कहते हैं। और विद्यार्थियों संहिता को ही हम हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में इसको संधि भी विद्यार्थियों कहते हैं। तो संहिता का मतलब विद्यार्थियों संधि होता है। संस्कृत में पहला इसको जो है मिलने या जुड़ने की प्रक्रिया को नाम संहिता दिया गया। तो संहिता का अर्थ भी विद्यार्थी संधि हो गया। और संधि का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, क्या? मिलना या जुड़ना। मिलना या जुड़ना विद्यार्थियों। अब बात करते हैं कि इसकी हम हमारी और सीधी परिभाषा लिखें हिंदी में तो क्या लिखेंगे, ताकि हम आराम से बात समझ सकें कि। तो संस्कृत में परिभाषा दी हो गई परह सन्निकर्ष संहिता। तो यहां हम लिखेंगे विद्यार्थी अपनी ओर से परिभाषा, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न, विकार का मतलब बदलाव या परिवर्तन है ना, बदलाव या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ये एक सामान्य विद्यार्थी परिभाषा हो गई जो हम तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब बदलाव, तो बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि विद्यार्थियों कितने प्रकार की होती है? तो निश्चित ही विद्यार्थी हमारे पास में दो प्रकार के वर्ण तो हैं ही हैं। आपने अभी देखा हमारे सूत्र में नंबर 1 विद्यार्थियों आपने कहा हमारे पास है अच वर्ण, अच वर्णाहा, और दूसरा विद्यार्थी हमारे पास में है हल वर्णाहा। अर्थात अच वर्ण का मतलब मैंने आपसे कहा कि स्वर वर्ण, और हल वर्ण का अभी मैंने आपसे कहा विद्यार्थियों व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो विद्यार्थियों जहां स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वरों के मिलने से जो संधि होगी वो कहलाएगी आपके स्वर संधि। और जहां विद्यार्थियों स्वर के साथ में कोई व्यंजन या व्यंजन के साथ में व्यंजन या व्यंजन के साथ में स्वर मिलेगा वहां विद्यार्थियों व्यंजन संधि होगी। तो हम भाषा जो है वो संस्कृत पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, तो संस्कृत में जो है स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। तो यहां हम स्वर संधि और व्यंजन संधि कहने की बजाय अच संधि और दूसरी विद्यार्थियों कहेंगे हल संधि। अच के मेल से जो संधि होती है वो अच संधि, और हल के साथ अच या हल के साथ हल
या विद्यार्थियों हल के साथ अच के मिलने से जो संधि होती है वो होती है हल संधि। अब तीसरी संधि विद्यार्थी जो है वो है विसर्ग संधि। तो नंबर 1 हो गई विद्यार्थियों ये आपके अच संधि, नंबर 2 हो गई आपके विद्यार्थियों हल संधि, और तीसरी विद्यार्थी होती है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि कहां होती है विद्यार्थियों? ध्यान रखना, विसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के अंत में ही होता है, शब्द के अंत में ही होता है। कोई शब्द स्टार्ट हल से हो सकता है, अच से हो सकता है, विसर्ग से कभी कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, विसर्ग हमेशा शब्द के अंत में रहता है। तो यहां कोई भी शब्द होगा उसके बाद में विसर्ग होगा, इसके बाद में यहां विद्यार्थियों कोई अच भी हो सकता है और यहां कोई विद्यार्थियों हल भी हो सकता है, बोले तो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। यदि विसर्ग के साथ में स्वर मिलता है, अच मिलता है, उससे कोई विकार उत्पन्न होता है विद्यार्थियों, तो वहां पर जो है हम विसर्ग संधि कहेंगे। और विसर्ग के साथ में हल भी मिलता है विद्यार्थी तो विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर जो है हम विसर्ग संधि कहेंगे। ऐसा नहीं कि यहां अच या हल होने पर अच संधि या हल संधि कह देंगे, नहीं, विसर्ग के साथ में अच मिले या विसर्ग के साथ में हल मिले विद्यार्थियों, संधि विसर्ग ही